हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक का जो चैप्टर 2 है ना, उसका क्लोज़र लुक द चोलास। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा यहाँ तक देख लिया था। पिछली वाली वीडियो जो है वो कट हो गई थी। जो फ्रॉम उरायो टू थांजावुर अब हम पढ़ने वाले हैं। तो हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, यानी कि चोलास के पास पावर कैसे आई। तो देखिए, एक छोटी सी फैमिली थी जिसका नाम था मुत्तरायर। उसने कावेरी डेल्टा पर अपना कंट्रोल किया, और जो मुत्तरायर थे वो किसके सबॉर्डिनेट, किसके अंडर में थे, पल्लवा किंग्स के अंडर में थे, जो कि कांचीपुरम के थे। तो विजयालय जो थे वो एक दूसरी फैमिली से बिलोंग करते थे, दूसरी चीफ फैमिली से, चोलास की, और उस उरायूर से। ठीक है, तो उन्होंने मुत्तरायर ने से वो डेल्टा छीन लिया और 9th सेंचुरी के बीच में, और फिर उन्होंने एक टाउन बनाया, किसने, विजयालय ने एक टाउन बनाया थांजावुर नाम का, और एक टेम्पल बनाया निशुंभ सुदिनी देवी का। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है द सक्सेसर्स ऑफ फॉर विजयालय, यानी कि जो विजयालय के पोते मतलब बच्चों के बच्चे, जो पीढ़ी थी उनकी, वे क्या कर रहे थे, कन्क्वर नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रू इन साइज। उनका जो किंगडम था वो साइज़ में बड़ा होने लगा और उनके पास पावर ज़्यादा आने लगी। ठीक है, फिर पांडवा और पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड। तो जो इस किंगडम का ना पार्ट थी पांड्यान और पल्लव टेरिटरीज, ठीक है, जो कि साउथ और नॉर्थ में रिस्पेक्टिवली थी। तो अब यहाँ पर है राजा 1 कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। अब जो राजा 1 थे, ये कौन थे, ये सबसे पावरफुल चोला रूलर थे। ये 9th सेंचुरी में राजा बने, 985 सन में ईस्वी में राजा बने, और इन्होंने अपना जो है अपना मतलब जो है ना किंगडम, राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ाया। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने अपने एम्पायर का पूरा कामकाज भी फिर से ऑर्गेनाइज किया। राजा का जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, उन्होंने वही पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया जो उनके पापा जी यानी कि राजा फर्स्ट पॉलिसीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। वही राजेंद्र फर्स्ट ने भी वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू करी, और उन्होंने कभी कभी गंगा वैली को भी लूटा। रेडेड मतलब क्या होता है, रेडेड होता है लूटना। ठीक है, लूट लिया। तो उन्होंने गंगा वैली को कभी कभी, श्रीलंका को भी लूटा, और साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ को भी लूटा। ठीक है, और स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब हम अच्छे टेम्पल्स, जो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर होते थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो थांजावुर के टेम्पल्स हैं ना, जैसे और गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो टेम्पल्स हैं, जिसे कि राजा और राजेंद्र ने बनाया था, उसमें मतलब बहुत सारे वो बहुत सुंदर और स्कल्पचर मार्वल्स हैं, बहुत सुंदर हैं, जो कि राजेंद्र ने बनाए थे। कहाँ पे, थांजावुर और गंगाईकोंडा में। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड दैम। चोला टेम्पल्स में भी देखिए, चोला टेम्पल के ना आसपास भी बहुत सारी जो है क्या होने लगी, सेटलमेंट्स होने लगी। किसके सेंटर थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर थे। टेम्पल्स जो थी वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। टेम्पल्स को जो लैंड भी मतलब महाराजा लैंड भी देते थे टेम्पल्स को। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it। और वो पैसे मतलब जो प्रोड्यूस था उस लैंड का, वो किसको दिया जाता था, प्रीस्ट को, पंडितों को, जो उस मतलब जो उस टेम्पल के आसपास जो लोग रहते थे ना, उनको दिया जाता था वो प्रोड्यूस। जैसे कि प्रीस्ट यानी कि पंडितों को, माला बनाने वालों को, कुक्स को, झाड़ू लगाने वालों को, म्यूजिशियन, डांसर, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिशियन, इन सबको दिया जाता था। और दूसरी वर्डों में टेम्पल्स जो थे ना, वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो एक इकोनॉमी की भी जगह थी, सोशल और कल्चरल लाइफ की भी जगह थी, क्योंकि उसके आसपास सेटलमेंट होने लगी थी। अमंग्स द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। यानी कि अमंग द क्राफ्ट मतलब जो क्राफ्ट होते थे उसमें ब्रॉन्ज इमेज भी बनाने बहुत लोग बनाते थे। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी इमेजेस किसकी मानी जाती हैं, चोला ब्रॉन्ज इमेजेस की। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डीटीज, देखिए ज़्यादातर इमेजेस जो उनकी पूजने वाली की होती थी, और कुछ जो थी वो डिवोटीज़ की भी हुआ करती थी। अब हम एग्रीकल्चर, चोलास के एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में हम देखेंगे। तो बहुत सारे अचीवमेंट चोलास के मतलब मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। यानी कि जो चोलास के अचीवमेंट है ना, उसमें से एक एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट का वो भी अचीवमेंट ही है एक उनका। तो नोटिस करना हमें रिवर कावेरी की ब्रांचेस को मैप 2 में, कि वो छोटे छोटे चैनल, देखिए बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वो कावेरी रिवर छोटे छोटे चैनल्स में जो है टूट रही है। देखिए जैसे कि यहाँ पर है ना ये वाला मैप, इसमें देखिए ये कावेरी रिवर है ये, ठीक है, और इसमें देखिए ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो इसमें जाने से पहले कावेरी रिवर ना बहुत सारी ब्रांचेस में टूटी हुई है। ठीक है,
तो यहाँ पर यही है कि दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, ये जो चैनल्स है ना जिसमें वो टूटी हुई है वो लगातार ओवरफ्लो करते हैं, ओवर बहते हैं। डिपॉजिटिंग वो क्या करते हैं, अपने बैंक पे उपजाऊ जमीन मिट्टी को इकट्ठा कर देते हैं। वाटर, जो कि चैनल से वाटर होता है, वो एग्रीकल्चर के लिए नमी भी पैदा मतलब बनाता है, जिससे कि राइस का भी कल्टीवेशन हो सकता है। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, देखिए एग्रीकल्चर जो है ना वो तमिलनाडु के दूसरे पार्ट्स में भी डेवलप हुई है। इट वॉज कब से, 5th और 6th सेंचुरी से, ठीक है। 5th और 6th सेंचुरी में ही जो बड़ी स्केल लार्ज स्केल कल्टीवेशन है ना, लार्ज स्केल कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, बड़ी स्केल में एक ही जैसी क्रॉप्स उगाना, उसको हम लार्ज स्केल कल्टीवेशन बोलते हैं। तो लार्ज स्केल कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुई, 5th या फिर 6th सेंचुरी में, ठीक है। फॉरेस्ट को क्लियर कराया जाने लगा किसी रीजन्स में, जिससे कि वो लार्ज स्केल कल्टीवेशन कर सकें। लैंड जो थी ना वो दूसरे एरियाज में लैंड लेवल होने लगी। डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, एम्बैंकमेंट, कैनाल, डैम्स, ये सब बनाने लगे जिससे कि फ्लडिंग ना आए। कैनल्स बनाने लगे जिससे कि फील्ड्स तक वाटर जा सके, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर 2 क्रॉप्स ना एक जगहों पर ही उगाई जाती थी। अब इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, देखो बहुत सारी जगह पर नेसेसरी ज़रूरी था कि पानी क्रॉप्स को पानी दिया जाए आर्टिफिशियली। अ वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज़ फॉर इरीगेशन के लिए भी ना अब बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाने लगे थे। कुछ किसी जगह पर कुएँ खोदे जाते थे, किसी जगह पर मतलब वो बड़े टैंक्स रखे जाते थे जिससे कि रेन वाटर कलेक्ट हो सके, ठीक है। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, इरीगेशन के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कि लेबर मजदूरों को ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे उन्हें ऑर्गेनाइज करना, मेंटेनिंग इन वर्क्स को मेंटेन करना, और एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, क्योंकि भाई अब सारा पानी एक ही किसान को थोड़ी ना दोगे, हर इस किसान को अपना पानी मिलेगा, तो इसलिए ये डिसाइड करना कि वाटर कैसे शेयर होगा बहुत मुश्किल होता है। पूरी प्लानिंग चाहिए होती है इरिगेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर, जो नए रूलर थे एज वेल एज पीपल, और जो विलेजेस के लोग थे वो भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे थे। अब है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, तो हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, अब कामकाज कैसा ऑर्गेनाइज किया जाता था, ठीक है। सेटलमेंट्स, जो पीजेंट का सेटलमेंट्स था, पीजेंट क्या होते हैं याद रखिए, पीजेंट जो है ना वो होते हैं किसान, पीजेंट मतलब होता है किसान, ठीक है। तो जो सेटलमेंट, जब किसान या फिर पीजेंट जो सेटल होते थे तो उन्हें हम बोलते थे उर, क्या बोलते थे, UR उर, ठीक है। तो वो प्रॉस्पेरस विद स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, प्रॉस्पेरस होता है वेल्दी हो जाना। तो जब पीजेंट्स जो कि सेटल हुए होते थे, यानी कि जब वेल्दी हो जाते थे, किसकी वजह से, इरिगेशन एग्रीकल्चर की वजह से, जब प्रॉस्पेरस हो जाते थे, धनी हो जाते थे, तो ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फ्रॉम लार्जर यूनिट्स, तो कुछ विलेजेस के ना ग्रुप बना लेते थे, कुछ विलेज एक साथ ही ग्रुप बना लेते थे, और उन ग्रुप्स को हम नाडू बोलते हैं, ठीक है। The village council and the Nadu perform several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. तो अब मतलब जो विलेज काउंसिल जो था ना और जो नाडू था वो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, कामकाज के फंक्शंस परफॉर्म करते थे, जैसे कि डिस्पेंसिंग जस्टिस और कलेक्टिंग टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करना, जस्टिस बनाना अपने एरिया में। जो अमीर किसान थे ऑफ द वेलाला कास्ट के जो रिच पीजेंट थे वो एक्सरसाइज मतलब परफॉर्म करते थे कुछ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, यानी कि वो नाडू के ऊपर जो ग्रुप था विलेज का उसके ऊपर वो अपना कंट्रोल बना लेते थे, किसकी हेल्प से, चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में, ठीक है। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर टाइटल, जो चोला किंग्स थे, चोला के जो राजा थे वो किसी बड़े लैंड ओनर क्या होता है, लैंड ओनर होता है ज़मींदार। तो जो किंग्स थे ना वो बड़े बड़े ज़मींदार्स को टाइटल दे देते थे, जैसे कि मूवेन द वेलन, इसका मतलब क्या है, अ वेलन अ पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, और किसी को देते थे टाइटल अरैयर, ठीक है, अरैयर जिसका मतलब है चीफ, एज मार्क रिस्पेक्ट की वजह से, एंड इंटरेस्टेड देव इन इंपॉर्टेंट ऑफिस, और वो उन्हें स्टेट सेंटर में एक ऑफिस भी बहुत सारे दे दिया करते थे। चैप्टर जो है, चलिए अभी जल्दी से इसको चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर है, हमने देखा है कि ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट और ब्रह्मदया, तो हमने देखा है कि ब्राह्मण को ना पहले लैंड ग्रांट दिए जाते थे, लैंड्स दी जाती थी, और उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मदया बोला जाता है। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप हाईलाइट कर रही हूँ कि लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स इज कॉल्ड, तो जो लैंड ब्राह्मण को दी जाती है उसको आप क्या बोलते हो, उसको हम लोग बोलते हैं
इसमें होने रहा है हाईलाइट, कोई बात नहीं। ब्राह्मण को जो लैंड दी जाती है उस लैंड को हम ब्रह्मदिया बोलते हैं। एज ए रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट एमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। अब एज ए रिजल्ट बहुत सारे लोग जो है ना ब्राह्मण सेटलमेंट्स के जो बहुत सारे लोग हैं ना वो मतलब ब्राह्मण सेटलमेंट कावेरी वैली में एमर्ज हुआ, बढ़ता गया, ठीक है। तो ईच ब्रह्मदिया वॉज लुकड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर। अब ब्रह्मदिया वो लैंड थी जो कि ब्राह्मण को दी गई थी, तो वो लैंड, उस लैंड को कौन देखता था? सभा के लोग देखते थे, या फिर जो ब्राह्मण लैंड होल्डर होते थे वो लोग उस लैंड को देखते थे, उनके रिकॉर्ड रखते थे। दीज असेंबली वर्क वेरी एफिशिएंटली, वेरी इंपॉर्टेंटली ये वर्क करते थे। उनके जो डिसीजंस होते थे ना वो इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड करके रखे जाते थे, या फिर स्टोन टेम्पल की स्टोन वॉल्स पे भी इन इंस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड करके रखते थे। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन। तो जो नगरम्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्हें नगरम बोला जाता था, ठीक है। तो उनवे भी मतलब ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते थे जिससे कि टाउन का विकास हो। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का ये डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट है। तो इसके भी एक उत्तर मेरूर जगह के इंस्क्रिप्शंस में बताया है कि प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज। तो तमिलनाडु के चिंगलपुट के भी उत्तर मेरूर जगह के इलाका जो है ना ये वाला, इसमें इंस्क्रिप्शंस पाया गया, और उन इंस्क्रिप्शंस में क्या है ये बताया गया है कि सभा कैसे बनाई जाती थी, सभा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी, ठीक है। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क। अब भाई सभा में भी अलग अलग कमिटीज़ होती थी जिससे कि वो इरीगेशन के काम को देख सकें, गार्डन के काम को, टेम्पल के काम को देख सके। कुछ कमेटी इरिगेशन के काम को, कुछ कमिटीज़ गार्डन और टेम्पल के काम को भी देखती थी। और नेम ऑफ दी दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दीज कमिटीज़ वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ। अब पाम लीफ आपको पता है जो पाम का पत्ता होता है ना, उस पर उसके टिकट से छोटी छोटी टिकट बना ली जाती थी, और उन पर जो सभा के मेंबर के नाम लिखे जाते थे। ये जो टिकट थी ना ये एक पॉट में रखी जाती थी, और उसमें से एक छोटे लड़के को कहा जाता था कि उन टिकट्स को निकाले, ठीक है। अब चैप्टर जो है ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इस पर्पल बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लर्न कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड। अब चोला इंस्क्रिप्शन में ना, चोला इंस्क्रिप्शंस जो थे, मतलब जो चोला इंस्क्रिप्शन जो कि चोला में पाए गए थे, उसमें लैंड की बहुत सारी कैटेगरीज थी, जैसे कि वेलन वगाई, ठीक है। लैंड, ये वेलन वगाई कौन सी लैंड है? जो कि ब्राह्मण पीजेंट को, मतलब जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट थे, जो कि ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण जो नहीं थे किसान, उन्हें ये लैंड दी जाती थी, उसका नाम क्या था? वेलन वगाई, ठीक है। अब ये ब्रह्मदिया, मैंने आपको बताया ब्रह्मदिया किसको दी जाती थी? ब्राह्मण को गिफ्ट की जाती थी। और ये जो लैंड है शाला भोगा, ये किसको दी जाती थी? स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दी जाती थी। देवदाना किसको दी जाती थी? टेम्पल्स को गिफ्ट की जाती थी। और ये पल्लीच चंदनम ये जैन इंस्टीट्यूशंस को दी जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो ये हमने चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 3 की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, एक वीडियो डाली है मैंने अमेजिंग फैक्ट्स की, और एक वीडियो मैंने डाली है हिस्ट्री एंड मिस्ट्री ऑफ ममीज़, तो उसे भी ज़रूर से देख लिए, बहुत अच्छी वीडियो है। तो अगर आपको वो वीडियो और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने उस अमेजिंग फैक्ट्स और ममीज़ वाली वीडियो का मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।